हेलो व्यूअर्स, वेलकम टू माय चैनल। मैं हूं डॉक्टर अभिजीत और आज के इस वीडियो में हम जानेंगे कि ACL सर्जरी के बाद आप कब से दोबारा खेलना शुरू कर सकते हैं। सो व्यूअर्स, कई सारे खिलाड़ियों का ये सवाल आता है कि ACL सर्जरी के बाद वो वापस अपने स्पोर्ट में कब जा सकते हैं। सो व्यूअर्स, आपकी ACL सर्जरी के बाद आपको निर्धारित समय तक हाई क्वालिटी रिहैब करना पड़ता है। उसके अलावा कुछ क्राइटेरिया होते हैं, कुछ फंक्शनल टेस्ट होते हैं जिन्हें आपको पास करना होता है और उसके बाद ही आपके डॉक्टर या फिजियोथेरेपिस्ट आपको खेलने के लिए अलाउ करते हैं। तो कौन से वो क्राइटेरिया हैं आज इस वीडियो में हम देखेंगे, इसलिए आप इस वीडियो को एंड तक ज़रूर देखें ताकि आपका जो सवाल है उसका जवाब आपको मिल सके। सो व्यूअर, जो हमारा सबसे पहला क्राइटेरिया है वो है टाइम, यानी कि सर्जरी के बाद कितने समय बाद आप खेल सकते हैं। सो व्यूअर्स, पहले ये माना जाता था कि सर्जरी के बाद 6 महीने बाद आप खेल में वापस जा सकते हैं, लेकिन जो नई रिसर्चेज हैं उनमें देखा गया है कि जो हमारा ACL ग्राफ्ट है उसका लिगामेंटाइजेशन, यानी कि जो ग्राफ्ट की मैच्योरिटी है वो उतनी अच्छी नहीं होती 6 महीने पर जितना कि 9 से 12 महीने के बीच में देखी जाती है। सो व्यूअर्स, यदि आप गेम में वापस जाना चाहते हैं तो करीब 9 से 12 महीने का आप इंतज़ार करें ACL सर्जरी के बाद। उससे क्या होगा, आपका जो ग्राफ्ट है वो और अच्छी तरीके से मैच्योर हो जाएगा, जिससे वापस से यानी कि री इंजरी के जो चांसेस हैं वो कम हो जाएंगे और साथ ही साथ फंक्शनल आउटकम यानी कि जो आपका परफॉर्मेंस है वो भी बेहतर होगा। तो सर्जरी के बाद करीब 9 से 12 महीने तक का इंतज़ार आपको करना पड़ सकता है। सो व्यूअर्स, हमारा जो दूसरा क्राइटेरिया जिस पर हमारी नज़र रहती है वो ये है कि आपके घुटने में ट्रेनिंग करते वक्त या उसके बाद में किसी भी प्रकार का दर्द या सूजन नहीं होनी चाहिए। तो नो स्वेलिंग एंड पेन जो है वो हमारा दूसरा क्राइटेरिया है। सो व्यूअर्स, ACL रिटर्न टू स्पोर्ट में जो हम अगला क्राइटेरिया देखते हैं वो है फुल नी रेंज ऑफ मोशन, यानी कि आपका जो घुटना है वो पूरी तरीके से सीधा होना चाहिए, जिसे हम 0 डिग्री एक्टिव नी एक्सटेंशन कहते हैं। इसी तरीके से जब आप अपने घुटने को पीछे की ओर मोड़ते हैं तो आपका जो नी फ्लेक्शन का रेंज है वो 135 डिग्री यानी कि फुल नी फ्लेक्शन आपको अचीव करना है। तो आपका जो घुटना है वो पूरी तरीके से सीधा होना चाहिए और पूरी तरीके से मुड़ना चाहिए। तो आपको फुल नी रेंज ऑफ मोशन जो है उसको अटेन करना है, उसको अचीव करना है रिटर्न टू प्ले से पहले। सो व्यूअर्स, हमारा जो अगला क्राइटेरिया है वो है नॉर्मल पटेलर मोबिलिटी, यानी कि आपका जो नी कैप है, जो पटेला है, उसकी फीमर के ट्रॉक्लियर ग्रुप में जो मूवमेंट है वो नॉर्मल होनी चाहिए, मोबिलिटी नॉर्मल होनी चाहिए। इंजरी, सर्जरी या फिर मस्कुलर इम्बैलेंस के कारण ये जो पटेला की मूवमेंट होती है वो कम हो जाती है, जिसके कारण पटेलोफीमोरल पेन सिंड्रोम आपको हो सकता है, जिसमें घुटने के आगे वाले हिस्से में, नी कैप के साइड में या फिर नी कैप के पीछे आपको दर्द हो सकता है। इसलिए आपकी जो पटेला की मूवमेंट है वो नॉर्मल होनी चाहिए ताकि जब आप खेलने जाओ उस वक्त आपको इस प्रकार की कोई परेशानी ना हो। सो व्यूअर्स, अब हम अगले क्राइटेरिया की बात करें तो जब हम लैकमैन या लैचमैन टेस्ट करते हैं तो उसमें जो टिबिया की एंटीरियर डिस्प्लेसमेंट यानी कि आगे की तरफ जो मूवमेंट होती है फीमर बोन के रिलेशन में वो 3 mm या उससे कम होनी चाहिए। इससे हमें घुटने की स्टेबिलिटी का पता चलता है। इसका पता हम नी आर्थ्रोमीटर से भी लगा सकते हैं। सो व्यूअर्स, हमारा जो अगला क्राइटेरिया है वो है हैमस्ट्रिंग और क्वाड्रिसेप्स मसल की स्ट्रेंथ। सो व्यूअर्स, ये जो हैमस्ट्रिंग और क्वाड्रिसेप्स मसल की स्ट्रेंथ है यानी कि जो ताकत है उसको हम हैंड हेल्ड डायनोमीटर या फिर जहाँ पर अवेलेबिलिटी है वहाँ पर आइसोकाइनेटिक डायनोमीटर से टेस्ट करते हैं। अब जब हम हैमस्ट्रिंग और क्वाड्रिसेप्स की ताकत को चेक करते हैं तो हमें ये देखना है कि जो हमारा इंजर्ड लेग है यानी कि जो सर्जिकल लेग है उसको जब हम नॉर्मल लेग से कंपेयर करते हैं तो जो दोनों का डिफरेंस है तो वो 5% से ज़्यादा नहीं होना चाहिए। व्यूअर्स, हॉप टेस्ट की बात करें तो हम 4 तरीके के हॉप टेस्ट एथलीट से कराते हैं, जिससे हमें घुटने की स्टेबिलिटी यानी कि स्थिरता का पता चलता है, फंक्शन का पता चलता है और साथ ही पैरों की स्ट्रेंथ यानी कि कितनी ताकत पैरों में है इसका पता चलता है। इससे हम एक अंदाज़ा लगाते हैं कि जो एथलीट है वो वापस खेल में जाने के लिए, ट्रेनिंग में जाने के लिए तैयार है या नहीं। तो इसमें जो अलग अलग हॉप टेस्ट होते हैं वो कुछ इस तरीके से होते हैं। सिंगल लेग हॉप टेस्ट फॉर डिस्टेंस, दूसरा क्रॉस ओवर हॉप फॉर डिस्टेंस, तीसरा ट्रिपल हॉप फॉर डिस्टेंस और चौथा होता है 6 मिनट टाइम्ड हॉप। सो व्यूअर, जो पहले 3 टेस्ट हैं
उनमें हम दोनों पैरों की दूरी को कंपेयर करते हैं और इनका जो डिफरेंस है वो 5 से 10% या उससे ज़्यादा नहीं होना चाहिए। और जो 6 मिनट टाइम्ड हॉप टेस्ट है उसमें भी दोनों पैरों के बीच 5 से 10% से ज़्यादा का अंतर नहीं होना चाहिए। इसी तरीके से जब हम बैलेंस की टेस्टिंग करते हैं एथलीट में तो दोनों पैरों के बीच में 5 से 10% से ज़्यादा का अंतर नहीं होना चाहिए। बैलेंस आप स्टार एक्सकर्शन बैलेंस टेस्ट से कर सकते हैं। सो व्यूअर्स, मेरी प्रैक्टिस में मैं 6 महीने बाद ये सारे असेसमेंट यानी कि टेस्ट करता हूँ। उसके बाद हर एक महीने पर इन टेस्ट को दोहराता हूँ और ये टेस्ट तब तक दोहराता हूँ जब तक कि एक एथलीट, जो हमने सारे क्राइटेरिया की बात की, जो टेस्ट की बात की, उनको पास नहीं कर लेता। सो व्यूअर्स, आज के वीडियो में इतना ही। यदि आपको ये वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब कर दें और साथ ही साथ बेल आइकन दबाना ना भूलें ताकि आगे आने वाली वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे।